तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अ, अ, जानने का बहुत मन कर रहा होगा अ, कि जीएसटी में आखिर बीच बीच में जीएसटी जो नेटवर्क है या तो जो बॉडी है वो क्या क्या चीज़ें सर्कुलेट करती रहती है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपको वो सारे डिफरेंसेस जो हैं बताऊंगा, एग्जांपल्स भी हैं। तो शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसको। तो देखिए, आपने सुना होगा जीएसटी के नोटिसेस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको इंफॉर्मेशन गाइडेंस देने के लिए। हाँ, उसके साथ आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए। किसके ऊपर? आपका जो जीएसटी का जो नॉलेज है, आपने रूल्स पढ़े हुए होंगे, आपने एक्ट पढ़े हुए होंगे। तो उस एक्ट और रूल के अंदर में कुछ बातें जो हैं वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है, जो समझने में गलतियां कर रहे हैं जो टैक्स पेयर्स। उसके कारण बहुत सारे गलत रिटर्न्स लग जा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीता, तो जो कमीशन है उसने देखा क्या, ये जो गलत इंटरप्रेट करके टैक्स पेयर दे रहे हैं वो टैक्स पेयर की भी गलती नहीं है, क्योंकि क्लियर पिक्चर उस एक्ट से या तो उस नोटिस से उन लोगों को मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए जो क्लैरिटी लाते हैं और अ, जो एक गाइडेंस जो लाते हैं, क्योंकि जो उस लॉ के हिसाब से आपको ये कंप्लायंस करना है, ऐसे ऐसे कंप्लायंस करना है, तो उसको लोगों तक मस लेवल में पहुंचाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट यूज़ करती है सर्कुलर। खाली जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं यूज़ करती, ये सर्कुलर जो है ये हर भरे सारे जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट्स के, वो सारे सर्कुलर्स इसीलिए जारी करती है कि आप लोग उस जो जो चीज़ें आप लोग कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोग समझे नहीं है, क्लियर नहीं हुए, उस चीज़ों को इस ढंग से क्लियर कर ले जैसे उस सर्कुलर में लिखा है। तो देखा जाए तो डेफिनेशन क्या कहता है कि क्लैरिफिकेटरी डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन और इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर में जो क्लैरिफिकेशंस है या तो इंटरप्रिटेशंस है उस डेफिनेशन हो या तो उस लॉ का, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जीएसटी सर्कुलर यूज होता है। उसमें उसका पर्पस क्या है? रिजॉल्व द एम्बिग्यूटस इन लॉ, कि मतभेद बोल सकते हैं, हाँ, मतभेद रिजॉल्व करने के लिए करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। किसके लिए? आपको कॉम्प्लायंस करना है, आप कॉम्प्लायंस करने जा रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये सर्कुलर। और प्रोसीजर्स जो भी रहते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, कैसे करना है, किसके बाद करना है, उसके ऊपर क्लैरिटी लाता है। और टैक्स पेयर का बहुत सारा क्वेरीज होते हैं, उस क्वेरीज को भी ये कुछ कुछ सर्कुलर्स में ले आते हैं क्लियर करने के लिए। बहुत सारे टैक्स पेयर्स का बहुत सारा दिक्कत रहता है। हम्म, तो वैसे इंस्टेंसेस में उनको क्या करना चाहिए वो भी एक जीएसटी सर्कुलर के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाता है डिपार्टमेंट से। इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, माने आपको लॉफुली बाइंडिंग करने के लिए कोई नया रूल नहीं ला रहे हैं, वो पुराना रूल को ही आपको क्लियर कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये पुराना वाला जो चीज़ है उसको क्लियर कर रहे हैं, एक नया बदलाव, नया रूल लगा रहे हैं, वैसा नहीं है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू फॉलो एज दे रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट्स इंटरप्रिटेशन। गवर्नमेंट क्या चाहती है उसको क्लियरिफाई करने के लिए ये सर्कुलर है। तो आप बताएंगे फिर गवर्नमेंट जो चेंजेस करती है जिसको लागू किया जाता है विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, दैट डेट, तो वो चीज़ कौन से डॉक्यूमेंट के तहत मास लेवल पे कम्युनिकेट किया जाता है? वो है जीएसटी नोटिफिकेशन।
ये क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग है, आपको करना ही करना है उसको। जिस हिसाब से नए रूल्स आए हैं, नए चेंजेस आए हैं, उसको आपको लीगली बाउंड किया जा रहा है कि आप उसको फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये जीएसटी एक्ट के अंदर जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो नोटिफिकेशन है। जैसे आप अगर लीगल इंस्ट्रूमेंट पकड़ ले कि आपका दस्तावेज है, कि आपके ज़मीन के कागजात हैं, आपके कोई सर्टिफिकेट है, तो ये जो लीगल दस्तावेज है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, उसके हिसाब से आपका कोई जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको लीगली बाउंड करता है किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए या तो करने के लिए। तो ये वैसा ही जीएसटी नोटिफिकेशन जो है, जीएसटी का लॉ का ही एक पार्ट है। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी लिखा है, जीएसटी का नोटिफिकेशन के अंदर, वो लॉ का पार्ट है। और वो लॉ इस नोटिफिकेशन को अपने साथ जुड़ के लॉ को और स्ट्रेंथन करता है। उस लॉ में जितना भी चेंजेस होगा, वो सब नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज होगा। तो उस लॉ का बुक में लिखा जाएगा कि वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये डेट में हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, इस एक्ट के अंदर में ये बदलाव लाए हैं, ये रूल लाए हैं। वाइड नोटिफिकेशन नंबर तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक्ट बोलिए, या तो एक्ट के अंदर जो सेक्शन है या तो रूल्स है जो भी है, उसका एक पार्ट है नोटिफिकेशन, जीएसटी नोटिफिकेशन। इसका पर्पस मेनली आपको एमेंड जीएसटी लॉज और रूल्स, आपको डिफरेंस भी बताऊंगा जीएसटी लॉ और जीएसटी रूल्स क्या होते हैं। मगर फिलहाल आप समझने के लिए, जीएसटी नोटिफिकेशन का पर्पस ये है कि अमेंडमेंट्स ऑफ जीएसटी लॉज एंड रूल्स, पहले गलती कर ली थी मगर उसको सुधारने जा रहे हैं। तो सुधारने जा रहे हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पर मैं सुधार कर रहा हूँ। जैसे आप जमीन के कागजात के दस्तावेज को सुधारने जाते हैं तो स्टाम्प पेपर पे कुछ कहानियां लिख देते हैं, फिर उसमें एग्रीमेंट का साइन लेते हैं। तो वो एक नया जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पुराने डॉक्यूमेंट के साथ मिल के उसको कंप्लीट कर रहा है। तो वो जो नया स्टाम्प पेपर में आपने जो साइन सील सिग्नेचर करके एग्रीमेंट बनाया है, वो एक तरह का जीएसटी नोटिफिकेशन का हिसाब से हो गया। क्योंकि वो जो स्टाम्प पेपर में आपने जो भी लिखा है, एग्री किया है, वो आपका लॉफुली आप बाइंडिंग है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से ये जीएसटी नोटिफिकेशन है, वो भी आपको बाइंड करता है जीएसटी के जो नए रूल्स आए हैं उसको मानने के लिए, उसको कंप्लायंस करने के लिए। ये जीएसटी नोटिफिकेशन का और एक पर्पस है, आपको प्रेस्क्राइब करना है या तो रिवाइज करना है टैक्स रेट्स में। अगर गवर्नमेंट पुराने टैक्स रेट्स जो लगाई थी, उस टैक्स रेट्स में कुछ बदलाव करना चाह रही है, या तो नए आइटम घुसाना चाह रही है टैक्स के अंदर में, पहले से एग्जम्प्टेड में था, नील रेटेड में था, एग्जम्प्टेड से जीएसटी में ला रहे हैं, या तो पहले नील रेटेड था वो अब टैक्सेबल हो गया। तो ऐसा जो चेंजेस करना है उसके लिए भी ये नोटिफिकेशन के थ्रू ही करेंगे। क्योंकि आप नेक्स्ट महीना से आप उसके ऊपर टैक्स लगाने चालू करोगे, जिसमें आप पहले नील लगाते थे, या तो एग्जाम था तो उसको जीरो में ला रहे हैं। तो वो हेडिंग चेंज कर देते हैं आप जीएसटीआर वन में जाके। तो ये सब करने के लिए जीएसटी नोटिफिकेशन ज़रूरी है। और एग्जाम सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज पहले टैक्सेबल था, या तो पहले इस रेट पे टैक्सेबल था, अब रेट चेंज करके रेट कम कर दिया हो, बढ़ा दिया हो, या तो वो जीएसटी के जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया हो, जीएसटी के दायरे से हटा दिया हो, बाहर कर दिया हो, उसको करने के लिए भी नोटिफिकेशन चाहिए। आपका कंप्लायंस का जो है मोटा मोटा, जैसे जीएसटीआर वन 11 तारीख लास्ट डेट है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए, और 3B जो है आपका 20 तारीख है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये जो डेट ऑफ कंप्लायंस है, ड्यू डेट ऑफ कंप्लायंसेस है, इसको अगर बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगा। और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजरल चेंजेस हुआ है, उसको भी जीएसटी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको लीगली बाइंड करता है कि अगले महीने का रिटर्न से, या तो उस तारीख के बाद वाले जो काम है आपको वैसे करने चाहिए। जैसे IRN लागू कर दिया, जैसे पहले 2A था बाद में 2B आ गया। तो ये सब जो बदलाव हुए सब नोटिफिकेशन के थ्रू ही बदलाव हुए हैं।
और आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो भी बदलाव हुए हैं, 40 रूल 42 43 में जो बदलाव हुए हैं, सारे जो बदलाव आपको मान्य है, इस डेट से मान्य है, वो सारे आपका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया जाता है। ये लीगली बाइंडिंग है सारे टैक्स पेयर के ऊपर एंड सारे अथॉरिटीज के ऊपर भी। और इसको अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको पेनल्टीज देने पड़ेंगे। ये कौन इशू करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस में बोल दिया। तो सेंट्रल बोर्ड, CB, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, IC। तो ये उन लोगों का एक साइट अलग से होता है GST से हट के, मगर ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। और स्टेट अथॉरिटीज का भी एक ये रहता है, पार्ट रहता है इस वाले रूल के नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए। एग्जाम्पल है नोटिफिकेशन का नंबर्स कैसे आता है। नोटिफिकेशन नंबर 53/2023/2024 हो गया। ये सेंट्रल टैक्स अलाउड डिलेड अपील सबमिशन अंटिल इतना। उसके बाद लिखा जाता है कि आपका ये जो सेंट्रल टैक्स जो है, ये अलाउ करती है आपको डिले सबमिशन के लिए, इतना तारीख तक आप डिले सबमिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए आपके GST नोटिफिकेशंस और GST सर्कुलर। पहले मैंने GST सर्कुलर बोला, फिर GST नोटिफिकेशन बोला। अब मैं आपको बताता हूँ GST नोटिसेस। नोटिफिकेशन और नोटिसेस में डिफरेंसेस है। देखिए, नोटिफिकेशन जो है सब पे लागू हो रहा है, सर्कुलर जो है सब पे लागू हो रहा है। अब देखिए अनोखा कहानी। GST नोटिसेस, इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? ऑफिशियल कम्युनिकेशंस सेंड बाय GST अथॉरिटीज टू टैक्स पेयर्स। अब देखते हैं अब क्या है। ये जो GST अथॉरिटी और आप जो टैक्स पेयर हैं, आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो GST नोटिसेस के थ्रू होगा और GST ऑर्डर्स के थ्रू होगा। आप मोटा मोटी एक समझ लीजिए, नोटिफिकेशन सबके लिए नोटिफाई कर दे रहा है, सर्कुलर सबको सर्कुलेट कर रहा है, मगर नोटिस किसके पास आता है? नोटिस उसी टैक्स पेयर के पास आता है जिस टैक्स पेयर ने कुछ गलती की हो या तो कंप्लायंसेस नहीं किया। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नोटिसेस जो है, ये 101 कम्युनिकेशन टूल है ऑफ GST डिपार्टमेंट। तो GST नोटिस आया है बोलने से ये नोटिस आपके पास आया है। वैसा सेम नोटिस अगर दूसरा बंदा आपके जैसा कंप्लायंस नहीं किया, उसी को भी उसके उसके पास भी जाएगा। आपने कुछ गलत आईडी से ले लिया, उसके पास भी जाएगा। आपने सेल कम दिखाया, उसके पास भी वो नोटिस जाएगा। अंडर सेक्शन अंडर रूल जो भी रहेगा वो सिमिलर रहेगा। तो GST नोटिसेस में जो टूल है वो यूज करते हैं 101 कनेक्शन और 101 कम्युनिकेशन करने के लिए। इसका पर्पस है अलर्ट टैक्स पेयर्स अबाउट द डिफॉल्टर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज, रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर GST डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए जानकारी, आपका ऑडिट चल रहा है, या तो आपने एनुअल रिटर्न लगा दिया, उसके बाद आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन चाहिए GST डिपार्टमेंट को, तो वो आपको आपके पोर्टल पे GST नोटिस भेजेगा। ऐसा नहीं है कि सबके पोर्टल पे भेजेगा। या तो कुछ डिमांड उन्होंने जनरेट कर लिया है, आपने कम टैक्स पेमेंट किया है, टैक्स की चोरी की है, आपके ऊपर डिमांड आ रहा है, आपने 3B गलत लगा दिया, आपने ITC ज़्यादा ले लिया, तब डिमांड नोटिस के लिए ये GST नोटिसेस यूज़ करते हैं। डिमांड का नोटिस आता है, उस हिसाब से आपके ऊपर से कोई डिमांड हट भी जाता है तो आपका उसका क्लोजर का भी नोटिस आ जाता है। ये कैसे आता है? ये जो नोटिस है किस किस फॉर्म में आता है, इसका टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। शो कॉज नोटिस, SCN, फॉर सीरियस डिफॉल्ट्स और फ्रॉड। आपने बहुत जघन्य अपराध किया है तो शो कॉज नोटिस आ जाता है। और आपने जो रिटर्न लगाया है उसको देखते हुए उन लोगों को डाउट हो गया GST डिपार्टमेंट को कि आप कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं,
आपको स्क्रूटिनी नोटिस आ सकता है। आपका जो रिटर्न्स है उसमें मिसमैच आ रहा है, 3B के साथ 1 नहीं मिल रहा है, 1 के साथ सेल रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा, और आईटीसी मिसमैच हो रहा हो, एनुअल रिटर्न के साथ मंथली रिटर्न में मिसमैच हो रहा हो, तो उस समय में स्क्रूटिनी नोटिस आ सकता है। और डिमांड नोटिस तो मैंने जैसे ही कहा कि उनको दिख गया कि आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, आपने पेमेंट कम करी, या तो आपने आईटीसी ज़्यादा ले ली या तो लाइबिलिटी कम दिखाया GSTR 1 में। तो उस हिसाब से आपका डिमांड नोटिस बन जाता है, वो भेजते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर इशू ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर जी पहली बार आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नोटिस आएगा, एक ही बार आता है। या तो आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया, कैंसिल सुओ मोटो, फिर से आपको रीजनरेट हो रहा है, शायद उस समय भी रजिस्ट्रेशन नोटिस फिर से दोबारा ये लोग भेज देते होंगे कि आपका फिर से, या तो आपने जीएसटी टैक्स पेयर टाइप चेंज कर दिया, पहले कंपोजिट थे अब रेगुलर हो गए, तो आपका रजिस्ट्रेशन नोटिस आ जाएगा नया वाला। या तो पहले रेगुलर थे अब कंपोजिट हो गए तो उसमें चेंजेस होगा। तो वैसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे टाइप के रजिस्ट्रेशन आपके जो होते हैं, उसके चेंजेस के चलते आपको रजिस्ट्रेशन नोटिस भी आ सकता है। इसका लीगल स्टेटस क्या कहता है? मैंडेटरी रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड। आपको ये जो नोटिस आते हैं इसके ऊपर रेस्पॉन्स करना जरूरी है। इग्नोरिंग नोटिसेस कैन लीड टू पेनल्टीज, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसिक्यूशन। आपको कोर्ट तक खींच के ले जा सकते हैं, आपके ऊपर केस दायर कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट। उसके बाद केस चलता रहेगा, आप गिल्टी पाए गए तो आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना हो या आपकी जेल जाने का नौबत तक आ सकता है, वो मामले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक लीगली बाइंडिंग चीज़ है, जीएसटी नोटिस को आप अवॉइड ना करें या तो उसको हल्के में ना लें। जीएसटी नोटिस में एग्जाम्पल है GSTR 3A इज इशूड फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एंड फॉर्म GSTR 01 फॉर टैक्स डिमांड। अगर टैक्स के ऊपर डिमांड नोटिस आया है तो DRC 01 के थ्रू आएगा। आपने फाइलिंग नहीं किया, GSTR 3A आ सकता है। नोटिस के फॉर्म नंबर्स होते हैं सब। तो मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, ये कब और क्यों इशू किया जाता है। नोटिफिकेशन ये इशू किया जाता है जब कभी लॉ में चेंजेस होना होता है, टैक्स रेट में चेंजेस होना होता है, या तो कॉम्प्लायंस का जो डेडलाइन है चेंजेस होना होता है, उस समय जीएसटी का नोटिफिकेशन सबके पास आता है। और सर्कुलर कब होता है? ये इशू किया जाता है जब कोई एक पॉइंट के ऊपर आपको कंफ्यूजन है और उसको दूर करना होता है, उसका सॉल्यूशन, स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन जो करना होता है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के ऊपर, तो उसके लिए सर्कुलर सबको दिया जाता है। और नोटिस कब दिया जाता है? ये टैक्स पेयर को, उस सस्पेक्टेड टैक्स पेयर को दिया जाता है फॉर नॉन कंप्लायंस, और अथॉरिटीज को जब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उस टैक्स पेयर से, तब दिया जाता है ये नोटिस। तो आपको ये तीनों के डिफरेंसेस के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाना चाहिए, ताकि देखिए बेसिक थ्योरी जो है आपके दिमाग में बना रहेगा तो उस हिसाब से आपका मूवमेंट भी होता रहेगा काम के ऊपर, कि आपको कौन सा काम सीरियसली लेना है, कौन सा काम को समझ के उसको पढ़ के निकल जाना है, अगले देखा जाएगा अगले रिटर्न में। या तो आया है तो आपको उसी दिन से काम में लग जाना है कि ये करना है। आपको अ, आपके ऊपर ऑडिट का नोटिस आया है तो ऑडिट करवाइए, चालू हो जाइए आपका बुक्स का सब उन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, वैसा वैसा। तो अ, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा जीएसटी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं उसके मीनिंग्स, ताकि उस हिसाब से आप अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करें और कंप्लायंस करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं चाहता था 10 10 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ, मगर 10 15 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ, ये 19 20 मिनट हो गया। चलिए, गुड बाय, गुड नाइट।